उसके बाद ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ क्या होता है, ग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ से आपको लग रहा होगा ग्राफ पेपर, लेकिन इसका ग्राफ पेपर से दूर दूर तक कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब मशीन, जिस मशीन से आप रिकॉर्ड करते हो, और जो पेपर पे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वंस मोर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ मतलब वो मशीन जिससे आपने रिकॉर्ड किया। एंड ग्राम मतलब जो आपको रिकॉर्डिंग मिली पेपर पर। ठीक है, क्या होता है ईसीजी में, आपने देखा ही होगा, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है। ये पी वेव है, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। इन वेव्स का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, क्या दिखा रही है। ये बेसिकली हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखा रही है। हमने क्या कहा, एस ए नोड, ए वी नोड, ये फायर करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, उनमें वोल्टेज चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से कंट्रैक्शन होती है। तो पी वेव क्या कहते हैं, देखो दो चीज़ें होती हैं, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। ये आपको नर्वस सिस्टम में और अच्छे से समझ आएंगे, अभी बेसिक समझ लो जिससे कि ईसीजी समझने में आसानी होगी। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो पोलराइज है, पोलैरिटी मेंटेन है। ठीक है, उस स्टेज में सेल रिलैक्स है, रेस्ट कर रहे होते हैं, डायास्टोल में होते हैं। अब उस पोलैरिटी को अगर बिगाड़ोगे, एसए नोड एक मिनट में 75 टाइम्स ये बिगाड़ता है। पोलराइजेशन को आपने बिगाड़ दिया तो यू हैव डीपोलराइज्ड दैट स्टेट। तो डीपोलराइजेशन से वोल्टेज चेंज होती है और कंट्रैक्शन होती है, सिस्टोल होता है। तो डीपोलराइजेशन लीड्स टू सिस्टोल। रीपोलराइजेशन, वापस से पोलैरिटी मेंटेन करना, दैट विल लीड टू डायास्टोल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ पी वेव, पी वेव क्या दिखाती है हमें ईसीजी में, कि वोल्टेज चेंज हुई है, मतलब डीपोलराइजेशन हुई है। इसका मतलब अब इसके बाद किसी ना किसी चीज़ की कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो पी वेव हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन बताती है, कि मतलब एट्रिया में वोल्टेज चेंज हुई है, अब एट्रिया कंट्रैक्ट करने वाले हैं। पी वेव क्या मतलब, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस, ये अक्सर हमें क्यू वेव अच्छे से नहीं दिखती है, इट्स लाइक ऐसे आपको दिख रहा है, तो हम क्यू आर एस को साथ में एक कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं। पी वेव के बाद वी हैव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, वेंट्रिकल्स में पोलराइजेशन वाला स्टेट बिगड़ चुका है, अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करने वाले हैं। इधर देखो ना, पी वेव ने क्या बताया, एट्रियल डीपोलराइज की, एट्रिया कंट्रैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करने वाले होंगे। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें बताता है, ये है वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन, की वेंट्रिकल्स में वोल्टेज चेंज हुई है, इसके बाद वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे। टी वेव हमें क्या बताती है, कि वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन हुई, वोल्टेज बिगड़ गई, अब वापस भी तो वो रिस्टोर होगी, उसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो आप बोलोगे सर एट्रिया ने डीपोलराइज किया, वो तो रिपोलराइज हुए ही नहीं, वेंट्रिकल्स में आपने डीपोलराइजेशन बताया, रिपोलराइजेशन बताया, तो एट्रिया की रिपोलराइजेशन कहाँ हुई। देखो एट्रिया डीपोलराइज हुए, फिर उसके बाद मैंने कहा वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हुए। जिस दौरान वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे थे उसी दौरान एट्रिया रिपोलराइज हो गए और वो ईसीजी में छुप गए। तो रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज मास्क्ड बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्यूआरएस वेव के पीछे छुप गया रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। समझ गए। अब देखें इधर टेक्स्ट क्या लिखा है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे गंदी हैंड राइटिंग है, समझ तो आ ही गया होगा। चलो, यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन। टीवी में दिखाते हैं हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, उसको लटकाया हुआ है, उधर ईसीजी मशीन लगी हुई है चेस्ट पर, पीप 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 आवाज़ आती है और पीप हो गया तो गई भैंस पानी में। पेशेंट गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट ने एकदम से धड़कना बंद कर दिया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। दिस टाइप ऑफ मशीन, मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ,
इट इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन, जो पेपर पे मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे कार्डियक साइकिल के दौरान। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए पेशेंट को लीड्स लगानी पड़ती है, एक राइट इधर राइट बाजू में, लेफ़्ट बाजू में और लेफ़्ट एंकल में, हो सकता है राइट एंकल में भी लगाएं। बाकी चेस्ट लीड्स होती है V1 से V6 तक। पेशेंट इज कनेक्टेड टू मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, ये टिपिकल ईसीजी के बारे में बताया। 3 लीड्स लगाएंगे राइट साइड के रिस्ट पर, लेफ्ट साइड के रिस्ट पर, एंड हार्ट इज टिल्टेड स्लाइटली टू द लेफ्ट, तो एक ही एंकल में अगर लीड लगानी है तो दैट विल बी लेफ्ट एंकल, ऐसे याद रखना। ये लीड्स कंटिन्यूसली हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगी। अगर हमें डिटेल्ड फंक्शन चाहिए हार्ट का तो बहुत सारी लीड्स हम चेस्ट में लगाते हैं, उनको हम कहते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6 लीड। उनकी एक पोजीशन होती है कि कौन सी लीड कहाँ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे, उसमें एडवांसमेंट्स या चेंजेस की बात, मॉडिफिकेशंस की बात नहीं करेंगे। ईसीजी में हमें पीक मिलेगी, उस पीक का हमने नाम दिया है PQRST, उसका एक पर्टिकुलर मतलब है कि क्या हो रहा है हार्ट में। पी वेव हमें बताती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब इसके बाद एट्रिया डीपोलराइज, इसके बाद एट्रिया कंट्रैक्ट करने वाले हैं, which leads to contraction of atria. Then QRS complex, it represents depolarization of ventricles. इसका मतलब है अब इसके बाद ventricles की contraction होने वाली है। The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. QRS के बाद, इधर Q के बाद contraction start हुई तो वो आगे तक चलती ही रही होगी contraction, ठीक है। फिर टी वेव मतलब वेंट्रिकल्स वापस नॉर्मल हो रहे हैं, रीपोलराइज हो रहे हैं, वो वापस एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट जा रहे हैं। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए स्टेटमेंट तुम्हें दिया जाता है और एक लाइन बदल दी जाती है। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्वेश्चन में तुम्हें डायस्टोल दे देते हैं। इसने क्या कहा, QRS इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो QRS में Q के बाद ही वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक टी वेव भी आई, इसने क्या कहा, टी वेव खत्म भी हो गई, टी वेव खत्म हुई तो इट इज एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव खत्म हुई मतलब अब जाकर सिस्टोल खत्म हुआ। टी वेव के बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। लेकिन टी वेव क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब टी वेव ने कहा कि वेंट्रिकल्स रीपोलराइज हुए, अब इसके बाद टी वेव के बाद वेंट्रिकल्स वापस रिलैक्स करना चालू करेंगे। तो इसका मतलब टी वेव ख़त्म हुई, उस टाइम पर हमारा सिस्टोल ख़त्म हुआ, ठीक है। सिस्टोल ख़त्म हुआ, डायस्टोल ख़त्म नहीं हुआ, मार्क माय वर्ड्स। और एट्रिया ने कब रिलैक्स किया, जब QRS कॉम्प्लेक्स आया ECG पर, ठीक है। ऑब्वियसली बाय काउंटिंग, एक QR, ये जो P से लेकर T तक है, इसको एक कार्डियक साइकिल के बराबर की ड्यूरेशन है। एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, एट्रिया ने रिलैक्स किया, वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स किया, तो ये पूरा एक कार्डियक साइकिल हो गया जिसकी ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड्स होती है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्सेस दैट अकर इन ए गिवन टाइम पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर आप 1 मिनट तक QRS कॉम्प्लेक्सेस गिन रहे हो, 1 मिनट में कितने QRS कॉम्प्लेक्सेस आए, तो आप हार्ट रेट निकाल सकते हो। एक कार्डियक साइकिल या एक टिपिकल ECG में, एक धड़कन में, एक ECG में एक ही कॉम्प्लेक्स आता है, तो 1 मिनट में जितने कॉम्प्लेक्स आएंगे उतनी हार्ट रेट होगी। 15 सेकंड तक अगर गिन रहे हो तो हार्ट रेट के लिए इंटू 4 कर दो, तो 60 सेकंड से करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा वैल्यू, वही आपकी हार्ट रेट है, ठीक है। Since ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration. Lead configuration is important कि उधर लिखा होता है कि ये वाली लीड आपको राइट इसमें लगानी है, ये वाली आपको लेफ्ट वाली इसमें आर्म में लगानी है, रिस्ट में, और दूसरी वाली लीड आपको लेफ्ट एंकल में लगानी है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखोगे तो ECG ऐसा ही आएगा, P वेव ऊपर आएगी, Q नीचे की तरफ, R ऊपर की तरफ, S नीचे की तरफ, T वेव ऊपर की तरफ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको तभी आएगी जब आप लीड की कॉन्फ़िगरेशन सही से रखोगे। एनी डिविएशन फ्रॉम दिस शेप विल इंडिकेट ए डिजीज़ और एन एबनॉर्मलिटी, इसलिए ECG वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉमन चीज़ याद कर लो, ST एलिवेशन इज इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। ST सेगमेंट, देखो ECG में वेव्स और सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर से एक अच्छा सा ECG बनाते हैं, यहाँ इधर दिया होगा वेव, तो तुम्हें पता है ये P वेव है,
ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये T वेव है। लाइन सेगमेंट पता है ना, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो ECG में भी जो स्ट्रेट लाइन्स है उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ये PQ सेगमेंट हो गया, कभी Q वेव गायब होती है तो हम इसे PR सेगमेंट बोलते हैं। ये ST सेगमेंट हो गया एट द एंड ऑफ S वेव एंड बिगिनिंग ऑफ T वेव के बीच में। तो ये सेगमेंट अगर एलिवेट हुआ है, इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक। ठीक है बच्चों। ECG अच्छे से समझ में आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। डबल सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स की कहानी, लंग्स से वापस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने की कहानी, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में जाने की कहानी। ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स रूट। किस में जाता है ब्लड? वेसल्स के थ्रू जाता है। वेसल्स में आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। अब आर्टरी, वेन या कैपिलरी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो 3 लेयर्स होती है। ये आपकी ब्लड वेसल है ना, इसको ऐसे कट करके ऐसे देख लो ब्लड वेसल को, ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा? बीच में ल्यूमेन दिखेगा और ब्लड वेसल की दीवार दिखेगी। इस दीवार में 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, बाहर की तरफ होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटीमा। चाहे आर्टरी हो या वेन हो या कैपिलरी हो। आर्टरी या वेन की बात करते तो जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है ना, वो मीजोथीलियम की बनी है। मीजोथीलियम बोले तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऐसा होता है, फ्लैट टाइल लाइक एपिथेलियम। तो ट्यूनिका इंटीमा में यही होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी ट्यूनिका मीडिया। ये स्मूथ मसल्स की बनी है। ब्लड वेसल को आप थोड़ी रेगुलेट करते हो कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाए, कंट्रैक्ट कर, इसका मतलब इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो उनको अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करना होता है। हार्ट से जब आर्टरीज में ब्लड आता है बहुत प्रेशर में आता है, आर्टरी फटनी नहीं चाहिए, तो इसलिए ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है आर्टरीज में थिक रहती है और वेन्स में थिन रहती है। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के, इस तरीके के स्मूथ मसल्स आपके होते हैं। इनमें सेंट्रल ओवल शेप्ड न्यूक्लियस रहता है विदाउट एनी स्ट्राइएशंस। फिर बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना लेयर है, इसमें थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू वगैरह रहता है। ओके, इधर देखते क्या बोला है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर। सबसे अंदर वाली लाइनिंग स्क्वामस एंडोथीलियम विच इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद मिडल लेयर में स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर क्या है? कोलेजन एंड इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू है। इलास्टिन फाइबर्स थोड़े ऐसे कर्व्ड होते हैं, वेवी होते हैं, सिंगल होते हैं, जबकि कोलेजन बंडल्स में होता है, स्ट्रेट होता है। ऐसे आपको कोलेजन मिलेगा और ऐसे वेवी स्ट्रक्चर कोने मुड़े हुए आपका इलास्टिन हो जाएगा। तो ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इलास्टिन भी होता है ताकि ब्लड वेसल को इलास्टिसिटी मिल सके। ये ट्यूनिका मीडिया हो गया। देन सबसे बाहर वाली लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसमें क्या होता है? कोलेजन रहता है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स है और कोलेजन है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल लेयर, मैंने कहा ना वो आर्टरी में मोटी रहती है, वेन्स में उतना ज़रूरत नहीं है, कंपेरेटिवली थिन इन वेन्स। कोलेजन और इलास्टिन दोनों की बात हुई है। इलास्टिन हमारा इलास्टिसिटी के लिए ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट है और कोलेजन फाइबर्स हमारे ट्यूनिका एक्सटर्ना में प्रेजेंट है। डायग्राम देखो। और ल्यूमेन, आर्टरी का ल्यूमेन थोड़ा सा नैरो दिखा है तुम्हारी डायग्राम में। अगर पहचानना हो आर्टरी कौन है, इधर तुम्हें नैरो ल्यूमेन याद रख लेना। वेन का थोड़ा ब्रॉड ल्यूमेन दिखाया हुआ है, हालांकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वेन ऐसे कोलैप्स तुम्हें मिलेगी। तो अब इसमें देखो इतनी थिकनेस है ट्यूनिका मीडिया की, आर्टरी में ज़्यादा है, वेन में देखो कम है। बाकी ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटीमा भी सेम ही है। ट्यूनिका मीडिया से कंपेयर कर सकते हो। थिकर ट्यूनिका मीडिया आर्टरी में होता है, पतला वेन में होता है। कैपिलरी में क्या होता है? बस लाइनिंग एपिथेलियम एंडोथेलियम होता है और कोई लेयर नहीं होती, ना एक्सटर्ना होता है ना मीडिया होता है। ये देखो ये कैपिलरी है, सिंगल सेल्ड थिकनेस होती है इसकी, 1 सेल थिक, मतलब यूनी लेयर होती है।
ठीक है। एज मैंशनड अर्लियर द ब्लड पम्प्ड बाय राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया तो राइट वेंट्रिकल से इसको लंग्स में भेजना है। इट विल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी और जाएगा लंग्स में। वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज में भेजना है। किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। इट पंप्स ब्लड इनटू द एओर्टा। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट हो जाएगा और वापस से हार्ट में आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसका मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जा रहा है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड होता है? राइट साइड। तो राइट चेंबर से स्टार्ट करो, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन, सॉरी पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में गया, अब आयोटा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, आर्टरीज, आर्टरी के आगे आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, तो टिश्यूज तक पहुंचेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जहाँ से ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाएगा और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे चलेगा, उसको वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर वीना के वह कलेक्ट करेंगे और राइट एट्रियम में छोड़ेंगे। तो ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने वाला सर्किट था। तो दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। आर्टरी, वेन्स, वेन्यूल्स की क्या कहानी इसने कही? देखो, सबसे पहले ब्लड वेसल, आर्टरी, आर्टरी आगे डिवाइड करती है आर्टीरियोल्स में। देखो ये तुम्हारे आर्टीरियोल्स हो गए। फिर आर्टीरियोल्स से आगे तुम्हारी कैपिलरीज आ जाएंगी, कैपिलरी बहुत छोटे 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 स्ट्रक्चर्स। फिर कैपिलरी से बनेंगे तुम्हारे वेन्यूल्स जो कि आर्टीरियोल्स की तरह होंगे। फिर वेन्यूल से आगे चलकर बनेगी वेन। ये आर्टरी आ गई, ये आर्टीरियोल आ गए, कैपिलरी आ गई, ये वेन्यूल हो गया और ये वेन्स हो गई। ये तुम्हारा नेटवर्क रहता है ऐसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, ओके ठीक है। अब आगे की क्या कहानी है? सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन मींस जो पूरी बॉडी में आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी है, ऑक्सीजन भी है, बाकी चीज़ें जो टिश्यू को चाहिए वो सब उसमें हैं। तो वो पूरा उसको बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देके उनसे CO2 और बाकी हार्मफुल चीज़ें कलेक्ट करता है ताकि वो एलिमिनेट हो सके। ए यूनिक वेस्क्यूलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। देखो, गट में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुई थी सारी, अब उसकी एब्जॉर्प्शन होनी थी, तो एब्जॉर्प्शन से वो ब्लड वेसल में जाता है। लीवर हमारी बॉडी में मेन ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, तो मैक्सिमम चीज़ें जो डाइजेशन की है उनको लीवर के पास लिया जाता है। तो एक स्पेशल कनेक्शन है, वरना तो बाकी बॉडी का ब्लड हार्ट में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन गट का, स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लड हार्ट में जाने से पहले लीवर में जाता है। इसको हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन और हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन मतलब जहाँ हार्ट में जाने से पहले कहीं और ब्लड जाता है और कैपिलरीज बनाता है। तो यहाँ लीवर की बात हो रही तो लीवर पोर्टल सिस्टम। बाकी हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी पढ़ेंगे। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या है, इंटेस्टाइन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको सीधे हार्ट के पास जाना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हार्ट डायरेक्टली वो पहले लीवर में जाती है, इसलिए इसको हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। हार्ट के बारे में बेटा आपने इतना पढ़ा, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है, उसको ऑक्सीजनेट करके वापस अपने पास लाता है, फिर बॉडी टिश्यूज में भेजता है। लेकिन हार्ट का भी तो सोचो बेटा, हार्ट में तो मसल्स है, मायोकार्डियम है, हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। हार्ट ने पूरी बॉडी को दिया, हार्ट को किसने दिया ऑक्सीजन? बेटा हार्ट को ऑक्सीजन देती है कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज। कोरोना मीन्स ताज, कोरोनरी आर्टरी। दीज आर द ब्लड वेसल्स विच गिव ऑक्सीजन टू हार्ट। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आती है, फिर उनकी ब्रांचेस होती है। आपको बिल्कुल इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस याद रखो हार्ट को ऑक्सीजन कौन देता है? कोरोनरी आर्टरीज देती है।
अब ये डायग्राम है, स्कीमेटिक प्लान आपको बताता है। ये डबल सर्कुलेशन में सिस्टमिक कौन है, पल्मोनरी कौन है, उसका ये बताते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड भेजना है, डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में होता है, तो मेनली ये राइट साइड से डील करेगा। देखो दो कलर्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन को इसने इस कलर से दिखाया है और रेड कलर से इसने सिस्टमिक सर्कुलेशन को दिखाया है। तो हम राइट एट्रियम से स्टार्ट करेंगे। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है, वीना कावा से आता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना कावा से। ठीक है, आ गया, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स में भेजना है ऑक्सीजनेशन के लिए। ये लंग्स है, लंग्स में उसको कौन भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी ने भेजा उसको ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में वो ऑक्सीजनेट हो गया और वापस आ गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। देखो पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और पूरे बॉडीज में जाएगा एओर्टा के थ्रू। देखो ये ब्लड वेसल एओर्टा होगी, डॉर्जल एओर्टा। डॉर्जल एओर्टा क्यों बोला, क्योंकि ये बॉडी के थोड़े पीछे वाली साइड होता है। जब आर्च ऑफ एओर्टा बन गई ना ऐसे, तो वो थोड़ी पीछे की तरफ चली जाती है, बैकवर्ड, इसलिए इसको डॉर्जल एओर्टा बोला, वेंट्रल एओर्टा नहीं होता है। ठीक है, आयोटा से गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू किधर जाएगा, बॉडी के टिश्यूज में। तो ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया और डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा बेटा, हार्ट के राइट एट्रियम में जाएगा वीना केवा से। तो हार्ट के राइट एट्रियम में जा रहा है वीना केवा से। कितना ईजी है डायग्राम, अगर आपको दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, खुद ही आप सारी लेबलिंग्स बता दोगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू आर फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो गुड लक, यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।